गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये पार्ट 2 जो हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th चैप्टर 1 ज्योग्राफी का जो कर रहे थे उसमें कुछ हमारा छूटा हुआ था, उसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है उसके अनुसार जो है हम लोग रिसोर्सेज को 3 या 4 भागों में बांटते हैं। उसको देख लीजिए। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेस, दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेस, तीसरा है स्टॉक, और इसी में जो है रिजर्व्स भी आता है। तो ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज को देख लेते हैं। रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन येट यूटिलाइज्ड, जैसे फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात और राजस्थान में जो है इस तरह का चीज़ देखने को मिलता है कि जो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है या विंड एनर्जी है वहाँ का, वो अभी तक हम लोग येट वी हैव नॉट बीन प्रॉपरली डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल नो हाउ टू यूज़ इट। तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज है। रिसोर्स तो है, उसमें पोटेंशियलिटी है, यानी अभी उसको यूज़ नहीं किए हैं, फर्दर यूज के लिए है। अगर हम दूसरा टाइप देखें तो डेवलप्ड रिसोर्सेज होगा। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी उस रिसोर्सेज को जिसको हम लोग उसके लिए टेक्निकल नो हाउ, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सब चीज़ उसके लिए हम लोग व्यवस्था बना दिए हैं ताकि उसका जो है उसको हम लोग प्रॉपर रूप से उसको यूज़ कर सकें। तो ये डेवलप्ड रिसोर्सेज है। और स्टॉक में अगर हम देखें तो मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस, यानी इन्वायरमेंट जिसमें कि मटेरियल्स जो इन्वायरमेंट में हैं उसमें पोटेंशियल तो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने का, लेकिन उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अभी हम लोग डेवलप नहीं किए हैं कि उस तक हम लोग पहुंच सके, उस स्टॉक को हम लोग यूज कर सकें। जैसे कि हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कि ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं कि ये फ्यूचर फ्यूल है। फ्यूचर के लिए जो आने वाले जनरेशन है उसके लिए ये एक अच्छा जो है स्रोत है ईंधन का, लेकिन अभी तक वैसा कोई टेक्नोलॉजी हम लोग अपने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस नहीं किए हैं कि उसको हम लोग यूज़ कर सकें। अब रिजर्व्स में आइए। रिजर्व्स क्या होता है कि ये एक सबसेट है। जैसे सेट हम लोग पढ़ते हैं, सेट का सबसेट होता है मैथ्स में, उसी तरह से ये स्टॉक का एक सबसेट कहेंगे इसको, क्योंकि रिजर्व्स जो है जिसमें हम लोग टेक्निकल नो हाउ तो जान गए हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है, लेकिन उसको यूज हम लोग जो है पूरे उसकी पूरी क्षमता पे उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो उसकी क्षमता है उतना नहीं यूज़ कर रहे हैं, उसको रिज़र्व में कर रहे हैं। जैसे कुछ जैसे रिवर वाटर है, रिवर वाटर के इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लेकिन हम लोग पूरी तरह से इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसका कुछ आंशिक लिमिटेड एक्सटेंट में उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं ताकि ये जो है ऑन कमिंग जो आगे चल के फ्यूचर में इसका यूज़ किया जा सके। तो ये बात है। और रिजर्व्स में ये भी है कि हम लोग बहुत सारे डैम्स वगैरह बना रहे हैं, जो पानी इकट्ठा रिजर्वायर बना रहे हैं, और उसको बाद के लिए हम लोग रखे हैं कि उसको लेटर ऑन व्हेन द नीड विल बी देयर देन वी विल यूज़ इट। जैसे बहुत सारे, जैसे जापान वगैरह कंट्रीज ऐसा है, यूएसए वगैरह कंट्री ऐसा है जो अपने ऑयल पूल बना रहे हैं, यानी ऑयल को मिनरल जो पेट्रोलियम है उसको ये लोग स्टोर करते हैं रिजर्व के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये रिजर्व्स में आ जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में थोड़ा देख लेते हैं। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। हम लोग सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो वाइटल हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो लाइफ है,
क्वालिटी, लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मस्ट। इट वॉज बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा ये कहा माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट्स, नेचर का फ्री गिफ्ट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। उपहार है नेचर का, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। इस तरह से जब ये लोगों को ये लगा कि ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, तो उनको इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे उसको बहुत ज़्यादा उसका दोहन करने लगे, और उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो नीचे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स अराइज हो गया, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड। तो दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि लोग, जैसे हमने बताया कि लोग जो ये समझते थे कि ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसी कारण वो लोग इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना भेद, बिना कुछ सोचे समझे इसका अत्यधिक दोहन करने लगे, और मेजर प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे सामने आ गई। पहला मेजर प्रॉब्लम, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ ही इंडिविजुअल्स की ग्रीड के लिए, लालच के लिए, वो कुछ ही इंडिविजुअल्स जो बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत पैसे वाले थे, पूंजीवादी थे, उन्होंने रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा दोहन किया कि उसका डिप्लीशन शुरू हो गया। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दूसरी बात है कि रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन, इकट्ठा जो है संसाधनों का, वो कुछ ही हाथों में होने लगा। इस तरह से सोसाइटी में दो सेगमेंट्स हो गए, दो हिस्से हो गए, हैव्स एंड हैव्स नॉट, यानी रिच एंड पुअर का जो है जन्म इसी प्रकार से होता है। अब ये जो थोड़ा सा ये सर्वे में दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इमेजिन इफ द वर्ल्ड सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल। सोचिए कि अगर वर्ल्ड सप्लाई जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है एक दिन, तो हमारा लाइफ में क्या, लाइफस्टाइल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी विलेज to investigate people's attitude towards recycling of the domestic or agricultural waste, ask questions about। ये थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं ऊपर। indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletions, environmental pollutions and land degradation। तो जब indiscriminate exploitation शुरू हुआ, यानी बिना सोचे समझे हम लोग जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लगे रिसोर्सेज का, तो इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गया। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशंस, ओजोन लेयर का जो है उसमें छेद होने लगा, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का डिग्रेड होने लगा, लैंड जो है अपनी जो उसकी जो डिग्रेडेशन है वो शुरू हो गई। An equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life। इस तरह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, यानी बराबर, सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, लोगों में रिसोर्सेज को बांटना, ये बहुत ही ज़रूरी हो गया फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, इसको सस्टेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जो जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सस्टेन करने के लिए और ग्लोबल पीस के लिए ये ज़रूरी हो गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को हम लोग लागू करें या देखें। If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड है रिसोर्सेज का, जैसे कुछ ही इंडिविजुअल्स उसका डिप्लीशन कर रहे हैं या कुछ ही कंट्रीज़ कर रहे हैं, जैसे हम अमेरिका को देखेंगे, ब्रिटेन को देखेंगे, इन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज पे, पूरे वर्ल्ड के नेचुरल रिसोर्सेज पे लगभग धाक जमा के रखा है। तो ये चीज़ें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जिससे कि ग्लोबल पीस नहीं हो रहा है। अभी भी विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का आशंका जो है जाहिर किया जा रहा है, खतरा पैदा हो रहा है। Therefore, the resources planning is essential। इस तरह से रिसोर्सेज का, संसाधनों का प्लानिंग करना, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, सभी फॉर्म्स ऑफ लाइफ को सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो, उसका लाइफ कंटिन्यू हो, ये
इसके लिए रिसोर्सेज का प्लानिंग जरूरी हो गया है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यानी सस्टेनेबल का मतलब होता है जो जारी रहे, जो सस्टेन रहे, कॉन्टिन्यू रहे, उसको कहते हैं, वो एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हम अपने रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, उसको उतना ही उसका एक्सप्लॉयट करें, उतना ही उसका दोहन करें, ताकि वो ऑन कमिंग जो जनरेशन है, जो आने वाला फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए वो संसाधन मिले, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। क्योंकि डेवलपमेंट बिना संसाधन के, बिना रिसोर्स के इम्पॉसिबल है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट should take place without damaging the environment। यानी हम लोग डेवलपमेंट वैसे ही करें जैसे कि इन्वायरमेंट पे उसका कोई दुप्रभाव न पड़े, उसका कुप्रभाव न पड़े, और इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहे, ताकि आने वाले जनरेशन जो है उस क्लीन इन्वायरमेंट को, उस क्लीन इन्वायरमेंट में अपना विकास अपने से कर सके। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हो गया, इसको देख लीजिएगा। रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो दी जेनेरियो ये सब बहुत बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है ब्राज़ील शहर का, ब्राज़ील देश का। वहाँ पे 1992 में ये 100 से ज़्यादा स्टेट्स यानी कंट्रीज़ जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और द समिट conveyed for addressing urgent problems of environmental production and socio-economic development at the global level। ये समिट इसलिए बुलाई गई थी कि एड्रेस करें कुछ प्रॉब्लम्स जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड था, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड था, उस अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए इसको एड्रेस करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए उस समिट को बुलाया गया था। साथ ही साथ उसमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसका एजेंडा था। यानी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरे ग्लोबल लेवल का हो सके, सामाजिक आर्थिक विकास भी जो है वो ग्लोबल लेवल पे जारी रहे, वो इसके लिए इसको बुलाया गया था। द असेंबल्ड लीडर्स जो भी असेंबल्ड हुए थे, उस सभा में, उस समिट में साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस पे उस साइन जो डिक्लेरेशन पे जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर के जो डिक्लेरेशन हुआ, उस पे वो लोग साइन किए। The Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted the Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो रियो कन्वेंशन जो है वो क्या किया, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एंडोर्स किया, उसको स्वीकार किया, एंड एडप्टेड द एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब हुआ कि जो 21st सेंचुरीज़ का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके लिए उसके जितने उसको एडप्ट करें, उस सारे प्रिंसिपल्स को, उस सारे एजेंडा को एडप्ट करने के लिए। तो एजेंडा 21 ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, उसके बारे में हमने बता दिया। हम आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। रिसोर्स का प्लानिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आगे देखते हैं। सॉरी, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। और जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम जुडिशियस यूज़ रिसोर्सेज का नहीं कर सकते हैं। न्यायपूर्वक या तर्क संगत जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है वो नहीं हो सकता है जब तक प्लानिंग ना हो। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया। और भारत जैसा एक विशाल देश जहाँ गरीबों की संख्या भी बहुत अधिक है, और जहाँ पे संसाधन कुछ ही पॉकेट्स में है, कुछ ही स्टेट्स जो है रिच हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये सब कुछ रिच स्टेट्स हैं मिनरल रिसोर्सेज में। तो एक ही जगह, इसलिए प्लानिंग यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ताकि पूरे विकास देश का हो, पूरे लोगों का विकास हो, चाहे वो जिस स्टेट में हो। There are regions which are rich in certain types of resources but deficient in some other resources। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देश हैं, स्टेट्स हैं जो कुछ संसाधनों में तो रिच हैं, लेकिन कुछ अदर संसाधनों में बिल्कुल गरीब हैं। जैसे हम अगर देखें तो राजस्थान और गुजरात को अगर हम ले लें, तो ये सोलर एनर्जी के लिए काफ़ी रिच हैं, लेकिन वहीं अगर हम
हिमाचल प्रदेश को और कुछ अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, कुछ हिमालयन स्टेट्स को ले लें तो वो सोलर एनर्जी में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए संसाधनों का प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश, ये सब थोड़ा सा रटना है आपको। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में पानी, नदियाँ बहुत हैं, नदियों की जो स्पीड है, जो गति है, जो वेलोसिटी है वो बहुत अधिक है, लेकिन इसके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, जैसे डैम्स नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है, पैसे की कमी है और वैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, आधारभूत संरचना की कमी है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश का विकास नहीं हो पाया है। उसी तरह से द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विथ सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे हमने पहले बताया कि ये बहुत ही रिच है सोलर एनर्जी को लेकर, विंड एनर्जी को लेकर के। वहीं अगर हम लोग लद्दाख को देखें, जो कोल्ड डेजर्ट है, is relatively isolated from the rest of the country, is where it has very rich cultural heritage। वो दूर कटा हुआ है देश से, देश के अन्य भागों से वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग है, लेकिन इसके साथ इसकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही रिच है। लेकिन इसका वाटर, यहाँ पे हम जानते हैं कि लद्दाख में, लेह उसका हेडक्वार्टर है, लद्दाख अभी यूनियन टेरिटरी बना है और ये डेफिशिएंट इन वाटर है। सबसे कम बारिश यहीं होती है भारत में, ये याद रखिएगा। इज़ डेफिशिएंट इन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत ही पुअर है और कुछ ही मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं। यही दिक्कत है कि ये काफ़ी पिछड़ा हुआ है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। इस तरह से अगर हम पूरे स्टेट्स को देखें, जो अभी हमने देखा, तो हमें ये पता चलता है, हमें ये महसूस होता है कि रिसोर्सेज का बैलेंस्ड प्लानिंग नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन योर स्टेट, ये तो थोड़ा देख लीजिएगा। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, ये हम अगले चैप्टर पे करेंगे, अगले दिन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।